बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज दूसरा साल हो गया, यानी 2 साल मुकम्मल हो गए, तीसरा साल शुरू हो गया। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को जो किया था और जो कश्मीरियों का खसूसी स्टेटस छीना था, एक बदतरीन कर्फ्यू लगाया था, हालात अब तक नॉर्मल नहीं हो रहा है। कश्मीरी लगातार एहतजाज कर रहे हैं, आलमी ज़मीर को झंझोड़ा जा रहा है। और वैसे इन 2 सालों में जो कवरेज हुई है आलमी सतह के ऊपर कश्मीर के मामलात पे, वो खासी ज़्यादा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पाकिस्तान को काम करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली अगर हम अचीवमेंट्स देखें तो वो कम है। इन 2 सालों में भी कश्मीर के मामले के ऊपर आलमी सतह पे एक ऐसा तासुर या कुछ इस किस्म का बड़ा हम नहीं कर पाए जिसके बाद कश्मीर का मामला किसी सिमत जा रहा होता। बल्कि ऐसा लगता है कि हर आने वाले दिन में हम थोड़ा सा ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, किसी एक वाक़े के ऊपर हम फ्लेयर अप होते हैं और फिर हम रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये सारा कुछ कहने के बावजूद भी कश्मीर के मसले के ऊपर आलमी सतह के ऊपर जिस किस्म के आर्टिकल्स लिखे गए, जिस किस्म की गुफ्तगू हुई, वो इससे पहले माजी में नहीं हुई। तो ये कुछ इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। आज हम 1 साल यानी 2 साल गुजरने के बाद इस दिन के ऊपर एहतजाज तो कर रहे हैं, लेकिन ये 2 साल कैसे गुजरे इनके ऊपर भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और बात करनी है मुझे कि अमेरिका का ये मुतालबा कि पाकिस्तान अफगान सरहद को खोल दे और मुहाजिरीन को आने दे। क्योंकि देखिए इस वक्त जो लड़ाई चल रही है ना, वो एक शहर है लश्करगाह, यहाँ सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है। लश्करगाह जो है वो हेलमंद का दारुल हुकूमत है। लश्करगाह में बहुत खौफनाक बम्बारमेंट की गई है। जो फ्रांसीसी खबर रसा एजेंसी है उन्होंने ये छापा है कि उनकी बादशाह खान नामी एक शहरी से बातचीत हुई और उन्होंने कुछ शवाहिद इकट्ठे किए। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इस पर वार्निंग जारी की है कि यहाँ पे सड़कों पे चौराहों में शहरियों की लाशें पड़ी। बहुत ज़्यादा बम्बारमेंट की गई है, जो अफ़गान हुकूमत है उनकी जानिब से भी फ़िज़ाई हमले में, और अमरीकी B-52 बॉम्बर्स जो हैं उन्होंने भी यहाँ पर बहुत तबाही फेरी है और लगातार फ़िज़ाई हमले हो रहे हैं लश्करगाह पे। लश्करगाह पे कब्ज़े का मतलब मकामी सहाफ़ी ये बताते हैं कि इस पर कब्ज़ा कर लिया तो समझें कंधार और हेरात पे भी कब्जा कर लिया। इस पे कब्जा कर लिया तो ये समझें कि तुर्कमानिस्तान से लेकर ईरान और पाकिस्तान तक के जो सरहदी इलाके और इससे मुतसल जितने एरियाज हैं वो सारे तालिबान के कंट्रोल में चले जाएंगे और वहाँ पे वो सिंगल पावर बन जाएंगे। इस शहर को बचाने के लिए, क्योंकि बड़े हिस्से पे तालिबान कब्जा कर चुके हैं, ये कब्जा ख़त्म करने के लिए इस वक्त फ़िज़ाई हमले हो रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त लश्करगाह की सूरत हाल। अमेरिका ने पाकिस्तान से मुतालबा किया कि आप अपनी सरहदें खोलें, बाढ़ को हटाएं मुख्तलिफ जगहों से और अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तान में आने दें। दूसरी जानिब वही अमेरिका तुर्की से मुतालबा करता है कि हज़ारों लोगों को जिनको अमेरिका आना है, ये वो लोग हैं जिन्होंने बड़ी सपोर्ट की अमेरिका की। ये उनके तर्जुमान के तौर पे काम करते रहे, उनके सोर्सेज के तौर पे काम करते रहे, उनके मुखबरों के तौर पे काम करते रहे। इन्होंने अमेरिकी अफवाज के लिए बड़ा काम किया है। ये हज़ारों लोग हैं, इनको अमेरिका जाना है और इनके वीज़ा के लिए बंदोबस्त किया जा रहा है। लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि ये लोग पहले जाएं 14 महीने के लिए तुर्की, ईरान के रास्ते से। ये लोग पहले 14 महीने तुर्की रहें और तुर्की से जब इनकी छांटी हो जाए तो फिर ये अमेरिका में जाएं। यानी अपने मुल्क में बराह रास्त ले जाने का रिस्क नहीं ले रहा अमेरिका, जबकि पाकिस्तान को ये कह रहा है कि आप सारे दरवाजे खोल दें, सारे रास्ते खोल दें और अफगानों को पाकिस्तान में आने दें। पाकिस्तान ने पहले ही कहा था कि इनको वहाँ सेटल किया जाए। पनाहगज़ीनों के मामले के ऊपर अमेरिका और पाकिस्तान के अंदर मजीद दूरियाँ पैदा हो जाएंगी। इस पर भी बात करनी है आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें शहजाद चौधरी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, दिफाई और पॉलिटिकल तज्ज़ियाकार। सर बहुत शुक्रिया आपका। मदर अब्बास साहब मेरे सीनियर हैं, मैंने उनसे बहुत सीखा है और सीनियर जर्नलिस्ट होने के अलावा लिखते हैं, किताब भी आजकल लिख रहे हैं माशाल्लाह। भी मुझे पता चला थोड़ी देर पहले, तो आपकी किताब आएगी तो इंशाल्लाह उसको भी पढ़ेंगे, मुस्तफ़ीद होंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर आमिर जाकिर हुसैन साहब मौजूद हैं, आपके मल्टीपल तारुफ हैं और आप सब उनको जानते हैं कि वो क्या करते हैं और किस तरह करते हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले शहजाद चौधरी साहब, 2 साल कश्मीर में बर्बरियत के, वैसे तो ये 70 साल की कहानी है, इससे ज़्यादा की है, लेकिन इन 2 सालों में क्या हुआ, आप उसको कैसे मुख्तसर वक्त में चंद जुमलों में एनालाइज कर सकते हैं? जी, सबसे पहले मुझे शुरू करने दीजिए। प्रेसिडेंट साहब की जो तकरीर थी उनका जुमला था कि कोई पाकिस्तानी चैन से नहीं बैठेगा जब तक हम कश्मीरियों को आज़ादी नहीं दिलवाएंगे। ये जुमला मुझे लेने दीजिए
और उससे शुरू करने दीजिए कि प्रेसिडेंट साहब को उसके बाद काम स्टार्ट होता है पाकिस्तान का और प्रेसिडेंट साहब का और गवर्नमेंट का। वो ये है कि अब उनको आज़ादी दिलवानी है तो किस तरीके से दिलवानी है। हमने रेजोल्यूशंस के ऊपर डिपेंड करके देख लिया, आज़ादी नहीं मिल रही। हमने बाकी ममालिक में कैपिटल्स में जो लोगों को भेजा उन पे बातें कराई, कश्मीरियों के मुजाहरे करवाए, किए, उन्होंने खुद अपनी आज़ादी के लिए खून बहाया, कश्मीरियों ने, आज़ादी नहीं मिल पाई, अभी तक नहीं मिली। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान ने सिफारती और सियासी और इखलाकी जितनी भी सपोर्ट थी वो प्रोवाइड की, उससे नहीं मिली। 4 जंगें हो गई, उसके बाद भी नहीं मिली। और उसके बाद हमने ये भी कहा कि अब हम न्यूक्लियर पावर बन गए दोनों मुल्क, तो अब हमारे पास उस किस्म की जंग की गुंजाइश नहीं रह गई जो कि हम 4-5 जंगें करने के बाद महसूस करते थे कि शायद हमें इससे कुछ हमारे मसाइल हल होंगे। तो प्रेसिडेंट साहब के लिए बहुत बड़ा मसला ये है कि अब क्या किया जाए कि पाकिस्तान के बच्चे के लिए, जो कि पाकिस्तान का बच्चा करे ताकि कश्मीरी को आज़ादी मिले, कश्मीरियों को। इससे ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। दूसरी जो चीज़ है, आपने कहा कि क्या हुआ इन 2 सालों में, ये हुआ कि मोदी ने पत्ते खेले, पत्ता अपना खेला और उसने आपके लिए एक सिचुएशन क्रिएट कर दी। आप उसको पेट कंपनी कह लीजिए, आप उसको अपना पत्ता कह लीजिए, और उसने कहा कि अच्छा कुछ जवाब में है तो ले आओ। अच्छा, हमने जवाब में ये कहा, हमने कहा कि हम तुमसे बात नहीं करेंगे जब तक ये वापस नहीं हो जाते। कंफ्यूज हुए पहले शुरू में कि ये हुआ क्या, ऐसा तो लिखा नहीं था किताब में, लेकिन उसने तो किताब के हट के एक कदम उठा दिया। अच्छा, अनकन्वेंशनल कदम उठा दिया। आप उसको अगर हिंदुस्तानी तौर पे देखें तो एक बोल्ड कदम उठा दिया। अच्छा, गो के उससे हमारी यूएनएससी की रेजोल्यूशंस हों या कश्मीरियों का जो जज्बा है उस पर फर्क नहीं पड़ता। यूएनएससी रेजोल्यूशन के अंदर किसी के अंदर भी आर्टिकल 370 या 35A का जिक्र नहीं है। आर्टिकल 370 वैसे ही शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू के बीच में तय हुआ था। ये हुर्रियत वालों को एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ना पहले दिन से एक्सेप्टेबल नहीं है। ये सिर्फ वहां की जो सियासी जमातें हैं सिर्फ उनके लिए किया। जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी 35A, जो कि जिसने डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग का मसला किया। तो ये चीजें हैं जो कि इन 2 सालों में हुई हैं। पाकिस्तान के पास आज 2 साल के बाद ये वक्त है कि हमने एक छोटी सी स्कर्मिश भी की, हमने उनको ये भी बताया कि हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन यार, अब पाकिस्तानियों को सोचना है कि हमारे पास क्या वही नारे होंगे जो पुराने आज तक 70 साल में लगा रहे हैं? हम वही उसी स्क्रिप्ट पे काम करेंगे जो अभी तक चल रहा था, या ये कि हमने कुछ तब्दील करना है कि मोदी साहब ने एक पत्ता खेला है, हमारे पास कौन सा पत्ता है जो हम खेल सकते हैं जिससे कुछ उनकी मदद हो जाए? और दूसरी फाइनल बात, हमें ये फैसला करना है कि कश्मीर का मसला कश्मीरियों के लिए इंपॉर्टेंट है जिसका पाकिस्तान ने वादा किया, या पाकिस्तान के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो कि पाकिस्तानी जिसके लिए 70-72 साल लड़े हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसका भी आप थोड़ा सा एक रेट्रोस्पेक्ट में या इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि हम इन चीजों की बुनियाद पे कौन सा रास्ता इख्तियार करें जो कि कश्मीरियों के लिए भी बेहतर हो, पाकिस्तानियों के लिए भी बेहतर हो और खित्ते के लिए भी बेहतर हो और हिंदुस्तान का जवाब दिया जा सके। तो ये बहुत बड़े सवाल हैं जिसकी बुनियाद, जिसको मुझे शक पड़ता है कि हमारे यहाँ अभी इस तरह की सीरियस बहस नहीं हो रही है। आपने एक सवाल छोड़ा, कौन सा पत्ता? ये मैं वापस आऊंगा आपके पास दोबारा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, पाकिस्तान क्या पत्ता है। लेकिन फिलहाल मैं मदरबाज साहब के पास सेम क्वेश्चन। मदरबाज साहब, सर 2 साल और 2 साल की कारकर्दगी, यानी इसमें आपका तज्जिया क्या कहता है कि 2 साल में क्या हुआ? शुक्रिया इमरान। देखिए, मेरे ख्याल में आज एक बहुत बहुत बड़ी खबर आई जिसको हमने शायद उस तरीके से पिक नहीं किया, और मैं समझता हूँ कश्मीर के हवाले से वो बहुत बड़ी खबर थी। यानी पहली मर्तबा ऐसे हुआ है कि नेल्सन मंडेला की फैमिली की तरफ से बिल्कुल कश्मीर के मसले पर एक बहुत ही वाज़ेह किस्म का बयान आया है। मेरा ख्याल है ना सिर्फ ये कि प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे, फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे, क्योंकि देखिए मंडेला का नाम दुनिया में यूनिक है। लोग जनूबी अफ्रीका के सदर या वजीर आजम को नहीं जानते, वो जनूबी अफ्रीका की पहचान नेल्सन मंडेला को जानते हैं। उनका दामाद और उनका पोता अगर कश्मीर के हक में एक बयान जारी करते हैं तो पाकिस्तान को उनका ना सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनको अपना एम्बेसडर बनाना चाहिए इस मसले पर, क्योंकि वो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है और वो इंडिया के लिए इंतहाई एम्बैरेसिंग हो सकता है कि अगर नेल्सन मंडेला की फैमिली कश्मीर कॉज के लिए निकलती है तो ये आपकी सारी डिप्लोमेसी एक तरफ
और वो इंटरनेशनल फोरम पे जाकर उनका बोलना कश्मीर के लिए बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब ये किस तरह ये पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान गवर्नमेंट के लेवल पे उनका शुक्रिया जरूर अदा करना चाहिए। पाकिस्तान में इतना बड़ा ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट दुनिया में हमको नहीं मिलेगा कश्मीर के लिए बोलने का। गलती हमसे, देखिए गलतियां तो हमसे बेशुमार हुई हैं। अगर गलतियां नहीं होती, यानी इंडिजिनस मूवमेंट को किस तरीके से हमने टैकल किया वहां की, वो एक बहुत बड़ी गलती थी। पोस्ट 89 हमारी जो पॉलिसी रही उसमें बड़े फ्लॉज रहे उसके अंदर। उसमें हमने JKLF को जिस तरीके से हैंडल किया वो बहुत ख़राब स्ट्रैटेजी थी हमारी। यानी यहाँ आप सोचें पाकिस्तान के अंदर अमानुल्लाह या मकबूल भट्ट कोई पॉपुलर वो लोग नहीं थे, उनको हमारे यहाँ उस तरह ओन नहीं किया जाता था। मुझे और फिर मीडिया में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे आज भी याद है यासीन मलिक ने एक तकरीब में खिताब करते हुए कहा था कि मैं जब पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स पढ़ता हूँ और इंडियन न्यूज़पेपर्स पढ़ता हूँ तो मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आता जब कश्मीर की रिपोर्ट स्टोरीज के बारे में खबरें हों। तो ये मेरा ख्याल है हमें इस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए, क्योंकि 2 साल में जो उन्होंने करना था वो तो कर दिया। अब हमारे लिए जो भी, चाहे वो हम उसे अपने लिए एक 9/11 समझें या कुछ भी समझें, इन 2 सालों में हमने वो सपोर्ट हमें नहीं मिल पाई दुनिया से, ये इंक्लूडिंग इस्लामिक कंट्रीज, जो हमें तवक्को थी। उसमें हमारे किस तरीके से हमारे फेलियर्स हैं, इसका जायजा लेने की जरूरत है और एक नई स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। ठीक है जी, आमिर लियाकत हुसैन साहब, आप भी क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में जो स्ट्रेटजी रही कश्मीर के मामले पे, वो क्या इससे बेहतर हो सकती थी? और क्या कुछ ऐसा है पिछले 2 साल में जो हम माजी में अचीव ना कर पाए और इस 2 साल में पाकिस्तान ने कुछ नया करके दिखाया? बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई। मुझे सबसे पहले तो मज़हर अब्बास जैसे सहाफ़ियों पर नाज है और शहजाद भाई जैसे जो तजज़ियाकार हैं, आज भी मज़हर भाई ने मायूस नहीं किया और जो उन्होंने इब्तिदा की है वो मंडेला की बात की उन्होंने। और जो मंडेला थे, उन्होंने ये ग्रैंडसन है और स्टेप ग्रैंडसन भी हैं, प्रिंस डालमिनी। इन्होंने जो बयानात दिए हैं उसमें एक जो अहम तरीन जुमला है जिसका जिक्र जो कि मज़हर भाई ने किया, लेकिन जो अहम तरीन उसमें जुमला था उसमें यह था कि कश्मीरियों की जिद्दोजहद हमारी जिद्दोजहद है, ये हमारी स्ट्रगल है। और उन्होंने ये भी कहा उसमें कि भारत ये जान ले कि आने वाले दिनों में उसके ये इंसानियत सोच जराइम उसी की तबाही का सबब बन जाएंगे। ये मंडेला ने कहा है। ये बहुत बड़ी बात है जो कि अभी मज़हर अब्बास साहब ने जिसका जिक्र किया जी। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये उस मुल्क से आई है बात जहाँ पर 28 साल तक नेल्सन मंडेला ने जेल काटी और जेल काटने के बाद जब वो बाहर आए तो बैनुल अक़वामी सतह के लीडर तो पहले ही थे, फिर वो सदर भी बने, उसके बाद उन्होंने नेशनल कांग्रेस छोड़ दी और उसके बाद अब उनका स्टेप ग्रैंडसन और ग्रैंडसन दोनों ये बात कह रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का है, जो कि मज़हर भाई का दुख है, मेरा भी दुख है, कि हमने इस बयान को अहमियत ही नहीं दी। यानी साउथ अफ्रीका की तरफ से इतना बड़ा स्टेटमेंट आया है और वो कह रहे हैं कि जद्दोजहद हमारी जद्दोजहद है जो हमने लड़ी है। मैं ये समझता हूँ कि एक तो हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए और मैं बहैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी पार्टी और उसके एक मेंबर नेशनल असेंबली की हैसियत से मैं मंडेला का शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके साथ साथ मैं ये बात ज़रूर कहूँगा जो शहजाद भाई ने की कि अगर हमें जद्दोजहद करनी है और अगर लड़ना है, हमें आगे जाना है, तो मैं हम लोग थोड़ी देर पहले भी एक किसी प्रोग्राम में थे, मैं वही बात दोबारा यहाँ पर दोहराता हूँ कि लक्ष्मण रेखा है हमारे लिए लाइन ऑफ कंट्रोल, और लक्ष्मण रेखा है ये। इस रेखा को कायद आज़म ने 1947 में कायम किया था और ये बात याद रहे कि नानू अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह शरक से ज़्यादा करीब है। तो हमारी शरक जो अल्लाह जिस शरक से करीब है वो इंसानों की शरक है और हमारी शरक कश्मीर है। हम इस कश्मीर की शरक को कटने नहीं देंगे और शरक को आपको काबू रखने के लिए कश्मीर कोई सीता नहीं है जिसे रावण उठाकर ले जाए। ये बहुत सोच समझ के इसमें फैसले करने होंगे, आगे बढ़कर भी और आगे जाकर भी। लड़ना है तो फिर हिकमत हमारी तय करनी होगी कैसे लड़ना है। इसमें 2 तरह से आप काम कर सकते हैं। एक तो ये कि जैसे कि इमरान खान साहब कश्मीर के सफ़ीर बने और उन्होंने खुलकर आवाज़ बुलंद की है, आज प्रेसिडेंट साहब ने भी बात की है। एक तरफ से तो हमें यानी हुकूमती सतह पर आवाज़ बुलंद करनी होगी, दूसरी तरफ आवाम को, पूरी पाकिस्तानी कौम को, कश्मीरी कौम का इसी तरह साथ देना। ये आवाज़ दबनी नहीं चाहिए इमरान भाई। अगर ये दब गई,
अगर ये थम गई, अगर ये रुक गई, अगर इसमें लोच आ गया, अगर इसमें मोच आ गई, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि फिर कश्मीरियों की जिद्दोजहद जो अब तक वो करते चले आए हैं वो बिल्कुल नातमाम होकर रह जाएगी। लिहाजा हमें जिद्दोजहद भी करनी है, आवाज़ भी बुलंद करनी है, मज़ाकरात भी करने हैं, टेबल पर भी लाना है। ये नहीं हो सकता जो शहजाद भाई ने कहा था, हो सकता हम तुमसे बात नहीं करेंगे। भाई बात नहीं करेंगे तो फिर उन्हें तो मौका मिल गया, उन्हें मौका मिल गया तो कहेंगे जो हम जो चाहेंगे हम करेंगे। 370 हटाइए, फिर A195 लगाइए, तो वो जो चाहेंगे करेंगे। हमें कश्मीरियों का साथ देना है और बैनुल अक़वामी बरादरी को साथ लेके चलना है, जिसकी निशानदेही मज़हर अब्बास साहब ने की। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने आज एक मरतबा फिर एक जिम्मेदार सहाफ़ी होने का सबूत दिया। जी ठीक है, मैं अब वापस आ जाता हूँ आपके पास। शहजाद चौधरी साहब, आपने कहा कि पत्ता क्या खेलना है, आपके दिमाग में कुछ तो होगा सर। क्या पत्ता हो सकता है, वो कौन सा कार्ड है जो पाकिस्तान यूज़ कर सकता है? अब मैं बिल्कुल आपको 3-4 उसके स्टेप्स बताता हूं, लेकिन पहली बात आपको ये बता दूं कि अभी मैं टीवी देख रहा था, उमर अब्दुल्ला साहब का इंटरव्यू चल रहा था एक इंडियन चैनल के ऊपर। उनसे जब सवाल जवाब हो रहे थे आज के दिन में या इस 5 अगस्त के मामले में जो 2 साल पहले हुआ, तो उन्होंने पूछा कि मुझे ये बताइए कि कश्मीर में जब से आपने ये काम किया कौन सी इम्प्रूवमेंट हुई, यानी क्या हमारी नौकरियां बढ़ गई, क्या हमारे होटल्स बन गए, सड़कें बन गई, कुछ यहाँ पे और हमारे लिए बेहतरी का सामान हो गया। तो अब उमर अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं और एक मुस्तकबिल के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं वहाँ पे, उनकी सोच जरा अंदाजा लगा लीजिए। वो आज़ादी नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं होटल कितने बने, वहाँ पे जॉब्स कितनी क्रिएट हुई। उनकी शुरू से यही सोच है, यही सोच है। महबूबा मुफ्ती यही सोच है। अच्छा, अब इनका मुकाबला है उन लोगों के साथ जो कि जेलों में बैठे हैं, अली गिलानी हो गए, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बाकी लोग हो गए, सब के सब। तो इसलिए कश्मीर के अंदर जो एक जज्बा आज़ादी है, वो जिनकी एक मिरास है, वो और लोग हैं। सबसे पहले ये फर्क करना बहुत जरूरी है इस चीज के अंदर। अच्छा, उन लोगों की मिरास के लिए, उन लोगों के काम के लिए, उन लोगों की मदद के लिए पाकिस्तान को जो करना चाहिए था, पहला सवाल क्या पाकिस्तान कर रहा है? नंबर 2, हो सकता है 75 साल के बाद हम ये फैसला कर रहे हो कि यार हमने तो पाकिस्तान में काफी कुछ खो दिया, इतना कुछ और हम कर सकते थे अगर कश्मीर से थोड़ा सा जरा कुछ मामला हल्का फुल्का तय कर लेते कि जो कुछ तुम्हारे पास है तुम रखो, जो हमारे पास है हम रखो, बस इस पे रुक के बस मामला तय करते हैं और कोई आसानी पैदा कर लेंगे, रास्ता ढूंढ लेंगे, शायद हमें बहुत ज्यादा फायदा पहुंच जाता। याद रखिएगा, आज नहीं लेकिन 20 साल बाद, 15 साल बाद, 30 साल बाद हो सकता है, अल्लाह करे कि इतना इंतजार ना करना पड़े, कोई पाकिस्तान में बैठ के ये फैसला जरूर करेगा अमेरिका की तरह कि अब अफगानिस्तान की जंग इस काबिल नहीं है कि लड़ी जाए और अब यहां से निकलने को भागो, बिकॉज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। सम टाइम इन द फ्यूचर समबडी विल डू दिस। तीसरा, मिसाल के तौर पे हमारे जज्बे को, हमारी सोच को, हम तमाम लोगों को जिसका इजहार किया गया, ये काबिल कबूल नहीं है। तो याद रखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फिर वो कॉल जिसमें उसने कहा मैं 1000 साल पाकिस्तान लड़ेगा जब तक कि कश्मीर हमारी पास आ नहीं जाता। सो यू बी रेडी फॉर दैट, विच मीन्स कि जब भी आप इस किस्म का फैसला करते हैं उसकी एक कीमत अदा करनी होती है। तो एज अ कौम, बहसियत कौम, उसका आपको उस कीमत को अदा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और फिर इसका मतलब ये होगा, अच्छा फिर किस किस्म की कीमत होगी, उसका क्या हम हल निकालेंगे? दो तीन चीजें हो सकती है। एक आपकी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन हो सकती है, आपकी मिनिमलिस्ट पोजीशन हो सकती है, आपके अंदर कोई दरमियानी वाया मीडिया हो सकता है कि चलो इसको छोड़ देंगे, ये ले लेंगे, इसको पकड़ लेंगे, इसको मिला के कश्मीरियों के लिए आसानी करनी है, या पाकिस्तानियों ने कश्मीर को, टेरिटरी को हाथ में पकड़ना है। तो आपको टेरिटरी और कश्मीरियों के सुकून के में से एक कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चूज करना पड़ेगा। हो सकता है दोनों में कुछ ना कुछ फायदा मिल जाए, मुकम्मल वो भी ना मिले, मुकम्मल ये भी ना मिले, लेकिन ये जो कैलकुलेशंस हैं ये है स्टेट्समैनशिप। तो हम नारों पे तो चल सकते हैं, हम स्लोगन्स को लेकर चलेंगे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के 1000 साल पता नहीं कब पूरे होंगे, लेकिन क्या हमें कहीं ना कहीं पे बैठ के बहसियत कौम, बहसियत लीडर्स, हमें रियली बैठ के ये फैसला करना है कि यार व्हाट इज पॉसिबल इन टुडेज वर्ल्ड। अच्छा, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी जिन्होंने कही मंडेला वाली। आई विश कि हर मुल्क में से एक मंडेला इस तरह की आवाज निकाले। अगर वो आवाज हर मुल्क से निकल आई तो यकीन मानिए फिर हम वो प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे कि मजबूर कर देंगे इंडिया को कि यार कश्मीरियों का कुछ करो, भले हमारी मर्जी ना करो लेकिन कुछ करो जिनमें इनकी आसानी जरूर होनी चाहिए। मेरा ख्याल है इस वक्त उनकी आसानी मुकद्दम है, सबसे बेहतर है। जी मदर अब्बास साहब, आपके ख्याल में इमीडिएट कार्ड कौन सा है, फौरी तौर पर क्या कर सकता है? फ्यूचर प्लान भी तो कोई होना चाहिए ना। आपने बड़ी अच्छी बात की कि मंडेला फैमिली को एंगेज करें और इस तरह की वॉइसेस जहां कहीं आपको मिलती हैं उनको पजीराई दें, उनको अपनाइयत दें और उनको मजीद बताएं कि ये क्या है। लेकिन फर्दर पाकिस्तान देखें,
ये तासुर क्रिएट कर दिया कि हम लड़ना ही नहीं चाहते। इतनी जिम्मेदार रियासत बन गए हम कि दुनिया को ये फिक्र ही खत्म हो गई कि ये लड़ पड़ेंगे। यानी ये फिक्र हमने दुनिया की खत्म की कि हम लड़ना ही नहीं चाहते, मुझे ऐसा लगता है। इमरान, देखिए, लड़ने के बहुत से तरीके होते हैं, सिर्फ फिजिकल लड़ाई नहीं हुआ करती। लड़ने की बहुत सी स्ट्रैटेजी, ये जो डिप्लोमेसी होती है, ये भी एक लड़ाई का तरीका होता है कि आप किस तरह विन ओवर करें लोगों को। देखिए, सबसे पहले तो आपके अंदर यकजहती हो, यानी जो आरिफ अलवी साहब, जिनका शहजाद साहब ने भी कोट किया, वो बताएंगे कि पाकिस्तान में एक आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में देखा हमने क्या हुआ, हमने क्या क्रॉस द बॉर्डर क्या मैसेज दिया। यानी हम कश्मीर के उस मसले को जिसके आज हम मना रहे हैं, उसका पूरी आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन कैंपेन में किसी कैंप से जिक्र नहीं था, किसी कैंप ने इस हवाले से कोई बात नहीं की। हमने यक जबान होकर आज़ाद कश्मीर के मामले पे यक जबान जब हम नहीं होंगे, आप बनाएं जॉइंट कमेटीज बनाएं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज बनाएं, वो जाएं, दुनिया में सबका अलग अलग इन्फ्लुएंस होता है। हमने कश्मीर पे कोई सीरियस थिंक टैंक नहीं बनाया, अगर है तो कम से कम मेरे इल्म में नहीं है कि उस थिंक टैंक ने कभी कोई काम किया हो कश्मीर के इशू पे। कश्मीर कमेटी समथिंग एल्स, लेकिन कश्मीर थिंक टैंक हमारा नहीं है कोई भी। क्या हम मुख्तलिफ ऑप्शंस देखें किस तरीके से हमें करना चाहिए। उस थिंक टैंक में हम सीरियस डिप्लोमैट्स को, वेटरन जर्नलिस्ट को, इन सबको बिठाएं, एक हम देखें कि हम किस तरीके से किस शोबे में कहाँ हम इंटरनेशनल वर्ल्ड को ये बावर करा सकते हैं कि कश्मीर के पे जो जुल्म सितम हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। मैं कोई 1-1.5 साल पहले मैं कराची में ही एक, मेरा ख्याल है डेंटल मेडिकल कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी जिसका ताल्लुक श्रीनगर से था। वो एक एग्रीमेंट के तहत जो होता है एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसके तहत वो आई हुई थी और उसी वक्त ये वाकया हुआ था। उसके शायद 2 या 3 महीने बाद, 2 साल पुरानी बात है ये, यानी उसको चंद हफ्ते या 1-1.5 महीना हुआ होगा। तो शी वॉज कम्प्लीटली कट ऑफ फ्रॉम हर फैमिली और उसको जाहिर है वो परेशान थी। उसके बाद वो ये तो था कि उसकी फैमिली दुबई वगैरह में, हम जब तक इस पे सीरियस थिंकिंग नहीं करेंगे, देखिए हमारे यहाँ बदकिस्मती से ना पॉलिटिकल पार्टीज के अपने इंटरेस्ट होते हैं, जो दूसरी ज़ाहिर हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, लेकिन सबसे सीरियस काम कश्मीर के मसले पे एक मौसर थिंक टैंक कर सकता है, जो गवर्नमेंट को भी गाइडलाइन दे सकता है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस को भी वो कर सकता है, उसकी अशद ज़रूरत है। और वो मेरा ख्याल है हम वहाँ से स्टार्ट करें। मैं फिर ये कहूँगा, जिस तरह आमिर ने बहुत अच्छी बात की मंडेला की, पाकिस्तान से एक टेलीफोन कॉल उन्हें शुक्रिया की जानी चाहिए, इंगेज करना चाहिए। ऐसे लोग उनके दुनिया भर में इस तरह के लोगों से राब्ते होंगे, दुनिया भर में इस तरह के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होंगे। हमने दुनिया में एक थिंक टैंक बनाना है कश्मीर के मसले पे, लेड बाय मंडेला भी एग्री। अगर वो करते हैं तो हमें इस इशू को जिस अंदाज में इंटरनेशनलाइज करना चाहिए, बदकिस्मती से हम नहीं कर पाए। देखिए, यूएन में जाके तकरीर करना, किसी फोरम पे तकरीर करना, ये बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, लेकिन संजीदा काम मुझे नहीं नजर आता कि संजीदा काम हम अब तक कर पाए हैं कश्मीर के मसले पर। ठीक, मैं आपकी कसर कलामी की माजरत चाहता हूँ। असल में कुछ जो कौमें टैंक को थिंक समझती हों वो कभी थिंक नहीं कर सकती। ये थिंक समझते हैं, टैंक एक थिंग है, इसलिए थिंक नहीं करते, वो टैंक पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, चले, मैं आमिर भाई एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आमिर भाई देखें, अब आपकी गवर्नमेंट है आज़ाद कश्मीर में, अब तो कोई आपके पास ऐसी चीज़ नहीं है ना कि आप कहें कि जी वो कॉपरेशन का कोई मसला तो नहीं होगा। टैंक की बात की मदर अब्बास साहब ने, ये बहुत ज़रूरी है कि थिंक टैंक होने चाहिए, कम से कम आज़ाद कश्मीर के लोगों को, मकबूजा कश्मीर के उन लोगों को जो एक्सेस में हैं, और इसके अलावा जो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं उनके ऊपर मुश्तमिल 2 या 3 मुख्तलिफ सेल्स कायम किए जा सकते हैं छोटे छोटे फंड्स के साथ, जो पूरी दुनिया के अंदर दौरे करके लोगों को ये बताएं, एहतजाज करें, मुल्कों के अंदर जाएं, सेमिनार्स करवाएं, मीडिया के अंदर आएं, इस तरह के लोगों को जाकर मिलें, पूरी दुनिया में बताएं कि हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है। ओवरसीज़ कश्मीरी पूरी दुनिया में मौजूद हैं, सिर्फ आपको उनको चैनलाइज करना है, सिर्फ आपको उनको एक स्ट्रीमलाइन करना है,
वो सारे के सारे आपके साथ जुड़ जाएंगे अपने वसाइल, अपने पैसों के साथ और अपनी एफर्ट्स के साथ, अपने टाइम के साथ। तो ये कम से कम ये चैनल्स आपको क्रिएट करने चाहिए। इमरान भाई, मैं आपको पता है खुलकर बात करता हूँ। ये जो बात आप कह रहे हैं, ये मैंने वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात के दौरान, जो मेरी अभी गुज़िश्ता दिनों हुई थी, मैंने पहली मर्तबा उनसे कोई चीज़ ज़ाती तौर पर मांगी थी, कही थी, और मैंने कहा था कि आप मुझे कश्मीर कमेटी दें, मैं बाहर जाकर बात करना चाहता हूँ और जितने फैले हुए कश्मीरी हैं उनको मुज्तमा करना चाहता हूँ। कश्मीरी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बात करने का तरीक़ा और करीना आता है, मैं बात कर सकता हूँ, और इस कश्मीर कमेटी को हमें कश्मीर कमेटी की तरह इस्तेमाल करना होगा। और ये मैंने उनसे खुद कहा, यही बात कही जो आपने बात कही है, बिल्कुल इसी तरह से कही थी, क्योंकि जब तक आप लोगों को मुज्तमा नहीं करेंगे, उनको एक जगह पर जमा नहीं करेंगे, बिखरे हुए कश्मीरी पूरी दुनिया में हर जगह पर, बिलखुसूस बरतानिया में बहुत बड़ी तादाद में कश्मीरी हैं, तो जहाँ जहाँ पर कश्मीरी हैं उनको मोबिलाइज करना, उनको साथ लेकर चलना। और ये बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ आप पाकिस्तान में बैठकर कश्मीर कमेटी के सरबराहों और बात कर लें, नहीं भाई, आपको दुनिया भर में जाना पड़ेगा, आपको मुकदमा लड़ना पड़ेगा, आपको इमरान खान की आवाज़ बनना पड़ेगा, आपको इमरान खान अगर सफ़ीर हैं कश्मीर के तो आपको भी वही आवाज़ बनकर सामने उठना पड़ेगा। ये मैं दरख्वास्त उनसे कर चुका हूँ, अभी मुझे पता नहीं, लेकिन शायद अगर वो इस पर गौर फरमाए तो मैं कम अज़ कम ये काम करने के लिए तैयार हूँ। देखें, कश्मीर की अब एक ब्रेक मुझे यहाँ पे लेनी है, लेकिन कश्मीर की आवाज़ अगर दुनिया में उठी है तो उसकी 2-3 रीज़न। सबसे बड़ा रीज़न तो खुद मोदी है। मोदी की वजह से, उसकी हरकतों की वजह से कश्मीर की खबर पूरी दुनिया में गई है। दूसरी एक रीज़न अगर आप देखें तो इमरान खान साहब ने अपनी आलमी शोहरत का फ़ायदा उठाते हुए अपने ज़ाती आर्टिकल्स और ज़ाती हैसियत के अंदर अब ज़ाती तौर पे जो काम किया वो किया है, लेकिन एक कलेक्टिव एफर्ट, इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके मुख्तलिफ सेल्स बनाना, थिंक टैंक्स तैयार करना और इनको चलाना मुख्तलिफ मुल्कों में, ये भी हमारी जिम्मेदारी थी, जो मज़हर अब्बास साहब ने फरमाया और आमिर लियाकत हुसैन साहब ने कहा कि वो भी यही चाहते हैं। ये एक रास्ता हो सकता है आगे बढ़ने का। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आकर फिर बात करते हैं, हमारे साथ ही ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। शहजाद चौधरी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ अफगानिस्तान के मामले को लेकर। लड़ाई शायद वैसी रिपोर्ट नहीं हो रही जैसी लड़ाई इस वक्त हो रही है, और जिन एरियाज़ में क्योंकि लड़ाई हो रही है वहाँ पे इंडिपेंडेंट मीडिया का जाना भी अब मुश्किल है, क्योंकि फ़िज़ाई हमले हो रहे हैं लगातार। कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे काबुल हुकूमत की अमलदारी है, वहाँ पे तो वो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन लड़ाई बड़े एरियाज़ जो वॉर जोन्स हैं वहाँ पे अब फ़िज़ाई हमले हो रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में। लश्करगाह की मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, हेरात की, कंधार की। तो अब पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि जी आप खोल दें बॉर्डर और आने दें अफ़गानिस्तान के रिफ्यूजीज़ को, जबकि अमेरिका खुद जिनको लेना चाहता है उनको भी वाया तुर्की लेना चाहता है कि 14 महीने पहले तुर्की में गुजारें, फिर हम देखेंगे, हम ले जाएंगे। तो सर ये पाकिस्तान अब क्या करे? हाँ, इससे क्विकली थोड़ा सा ज़रा पीछे जाते हुए, क्योंकि 2 चीज़ें मैं फाइनली कहना चाहता हूँ कश्मीर के ऊपर। प्लीज़। कश्मीरियों ने आज़ादी जो जीतनी है, अपनी आज़ादी, वो कश्मीरी खुद जीतेंगे। दे विल हैव टू, वो अपनी जो जंग है उनको आखिरी अंजाम तक लेके जाना है। पाकिस्तानियों का काम क्या है कि वो जो शम्मा उस आज़ादी की जारी है और उस जंग का जो एक जज्बा है उसको कम नहीं होने देना, उसको हमेशा कायम रखना है, दायम रखना है, जब तक कि कश्मीरी अपनी आज़ादी। अब इन 2 चीज़ों के अंदर एक बहुत कमाल का एक स्ट्रेटजी इनको किसी को तश्कील देनी चाहिए कि उनको हम कैसे मदद करते रहें और कायम और दायम रखें। बहरहाल ये छोड़ देते हैं यहीं पे, अफ़गानिस्तान में आ जाते हैं, जो कि अब आपका मेन सवाल इस वक्त वो है। देखिए, अफ़गानिस्तान के अंदर बड़ी मज़ेदार बात ये हो रही है कि कंधार, हेलमंद और हेरात, ये तीनों वो सूबे थे जहाँ पर तालिबान स्ट्रेंथ में थे, ताकत में थे। ये इलाके हमेशा तालिबान के पास रहे। क्या वजह है और क्या हो रहा है कि जहां तालिबान स्ट्रेंथ में थे वहां पर तालिबान उस पर मुकम्मल काबू नहीं पा रहे, उन तीनों शहरों के ऊपर, उन सूबों के ऊपर और उन 3 खास बड़े शहरों के ऊपर, जैसा आपने बताया। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है अफगानिस्तान को देखने वालों के लिए, आने वाले दिनों के लिए। वो जो पाकिस्तान को जो मर्जी कहते रहे, तुर्की को जो मर्जी कहते रहे, जो जिनको लेके जाना है उनको ले भी गए हैं, औरों को भी ले जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान को बहुत वाज़ेह तौर पर समझना चाहिए कि शायद एक ऐसा वक्त आए या ऐसा वक्त आने वाला है जहां पर कि अफगानिस्तान में किसी किस्म का स्टेलमेट क्रिएट हो जाएगा। दूसरी बात,
31 अगस्त तक अमेरिका ने कमिट किया है अपनी एयर पार को। उसके बाद वो कहते हैं कि फिर हम आपकी जिम्मेदार नहीं है, आपको जो करना है 31 अगस्त से पहले पहले कर लें। हमें 31 अगस्त तक अपने बॉर्डर्स को उसी तरीके से दिफा करना है, डिफेंड करना है, और ये मेक श्योर करना है कि वो जो ओवरफ्लो है रेफ्यूजीज का वो हमारे यहाँ उस तरीके से ना आए जो कि पिछले 20 साल में जिस तरीके से आया है, क्योंकि उसमें और क्या कुछ आएगा वो खुदा जानता है। तीसरी बात, वहां पे 31 अगस्त के बाद क्या होगा और किस तरीके से लोग बाकी अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को सपोर्ट करेंगे, ये 31 अगस्त के बाद देखेंगे। लेकिन मुझे यूँ लगता है कि ये सफ़र तालिबान का अफगानिस्तान पे काबू पाने का इतना आसान नहीं है जिस तरीके से 1996 में था। इससे बहुत बड़े मसाइल पैदा होने जा रहे हैं, बहुत बड़े मसाइल पैदा होने जा रहे हैं। क्या अफगानिस्तान के बट जाने की पॉसिबिलिटी है? अगर बट जाने की पॉसिबिलिटी है तो उसका असर फिर क्या होगा? क्या 15 मिलियन या 1.5 करोड़ पख्तून जो अफगानिस्तान के हैं वो फिर 42 मिलियन पख्तून जो पाकिस्तान के हैं इनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, चाहे वो अपनी एक सेपरेट एंटिटी मेंटेन रखें? वो कब तक ऐसे रहेंगे और ओवर टाइम फिर इनके आपस में मामलात कैसे बन जाएंगे? बहुत बड़ा खतरे का एक निशान है। पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। जहां तक आपने रेफ्यूजीज की बात की, बुनियादी तौर पर कोशिश करें या बिल्कुल बॉर्डर पे या बॉर्डर के थोड़ा सा परली तरफ वहां पर ऐसे कैंप्स बना लें। और पाकिस्तान को ये डिफेंसिव माइंडसेट है ना कि हमने बिल्कुल कुछ नहीं करना जी, अफगानिस्तान परेशान हो जाएगा अगर हम 2 कदम ऊपर गए, ये किया वो किया। नहीं, जब और किसी का काबू नहीं है, ना तालिबान का है ना अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस का है, वहां पे टीटीपी भी है, वहां पे बाकी लोग भी हैं, तो फिर आपको वहां पे उस एरिया के अंदर, आई एम नॉट सेइंग कि आप जाके कब्जा करें, लेकिन वहां पर जो रेफ्यूजीज हैं या जो भी हैं उनकी मदद के लिए जो करना है। और ये इंसिडेंटली यूएन सिक्योरिटी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी फोर्सेस की एक वो क्लॉज भी है जो कि आपको इन्फोर्स करती है कि आप जा करके उन लोगों की मदद करें अगर आप कर सकते हैं जो कि मुश्किल मुसीबत में है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को थोड़ा सा अपना होराइजन बड़ा करना पड़ेगा और सोच को भी थोड़ा खुला करना पड़ेगा। अच्छा ये बंद सी सोच के साथ अफगान मामला नहीं तय होने पाला। अच्छा, इसमें एक अजीब चीज़ ये है कि वो सारे इलाके जो कभी भी तालिबान के इक़्तिदार में आए ही नहीं थे, वो सारे एरियाज यानी ताजिकिस्तान के पास, चाइना के पास और पाकिस्तान के ऊपरी इलाके हैं, ये यहाँ पे कभी भी तालिबान अपना कंट्रोल नहीं कर सके थे शुमाली इत्तेहाद के एरियाज़ में। इस मरतबा वो एरियाज़ बड़ी आसानी से उनके पास चले गए हैं और वो एरियाज़ जहाँ पे वो बड़ा इक़्तिदार करते थे वहाँ पे अभी लड़ाई चल रही है। ये सिचुएशन बड़ी उलट गई है। आप यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन यहाँ पे तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि कुछ नए इलाकों में उनको अजीब तरीके की कामयाबियाँ मिली हैं और वो नए अलाइंसेस भी बना रहे हैं। मतलब बात साहब, इसमें एक फैक्टर ये है कि देखिए पाकिस्तान पे दबाव तो बढ़ेगा, ये कहा जाएगा कि आप रिफ्यूजीज़ को आने दें। अगर वो आते हैं तो उनके रिश्तेदार पहले ही वहाँ पे हैं और पाकिस्तान में कोई ऐसा मैकेनिज्म तो हम बना नहीं पाए पहले भी, ये हर जगह पे आ जाएंगे। इसका इम्पैक्ट बड़ा ज़बरदस्त हो सकता है। तो क्या पाकिस्तान को अमेरिका की बात माननी चाहिए या कोई नया रास्ता? अच्छा, टर्की ने तो अमेरिका की बात रिजेक्ट कर दी है। उन्होंने इनकार कर दिया इस चीज़ से। एग्जैक्टली उन्होंने कहा कि हम क्यों जो है वो ट्रांजिट के तौर पे ये रोल प्ले करें। अब आपकी डिफिकल्टी क्या है? देखिए, अभी जो आपने जिसका जिक्र किया ना कि जहाँ तालिबान का जोर नहीं था वहाँ उनका कब्जा, इसलिए कि जो एंटायर तालिबान फोर्सेज हैं, यानी अफगान गवर्नमेंट तो एक तरफ है, बाकी जो फोर्सेस थी वो बहुत उनके जो कद्दावर लोग थे वो अब नहीं रहे, बहुत से कमज़ोर हो गए हैं, वीक हो गए हैं, तो वो वहाँ तो वो हो गया है। लेकिन तालिबान का अपना डायलेमा ये है कि वो फिर 9/11 के बाद क्या करेंगे। 9/11 के बाद जो अफगानिस्तान खाली हो जाएगा उसमें उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, उनकी जो सियासी टीम है वो क्या रोल प्ले करेगी, अटैक्स कितने, जो बड़े शहरों पे कब्जे करने का उनका प्लान है 9/11 के बाद। उसके बाद क्या अफगानिस्तान में अगर लाखों की तादाद में लोग आपकी तरफ आते हैं तो उससे एक बात तो ये होगी कि या तो तालिबान उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, पाकिस्तान के ऊपर दबाव होगा और पाकिस्तान के अंदर जो कुछ होगा वो एक हमारे लिए एक अलग मसला होगा, क्योंकि यहाँ इस तरह के ग्रुप्स हैं जो सिंपैथाइजर्स हैं टुवर्ड्स द तालिबान। तो आपके लिए कोई आसान सिचुएशन नहीं होगी। एक तो अगर हम शुरू में ही ईरानियन मॉडल अडॉप्ट करते जो उन्होंने कैंप्स तक कन्फाइंड कर लिए थे, उनके कार्ड बना लिए, तो वो बहुत बेहतर फॉर्मूला था। हमने बदकिस्मती से, और ये हमने
अनकॉन्शियसली नहीं किया, बदकिस्मती से उस जमाने में जनरल सर हमने तो उनको ट्रेनिंग देनी थी। हमारे यहाँ पे तो अमेरिका डॉलर लेके आ रहा था, ईरान में तो ये मसला नहीं था, हमें तो उनको ब्रादर इस्लामी मुल्क लेट्स फाइट टुगेदर। ये भी हुआ। उसके बाद भी इवन उसके बाद भी हमने इस चीज़ को वो नहीं किया कि किस तरीके से हम कन्फाइन करें। तो हमारे लिए ये बहुत, जिस तरह शहजाद साहब ने जो पिक्चर पेश की है उसको इंडोर्स करते हुए, आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल आने वाली है। क्या हम उसके लिए वाकई तैयार हैं? क्या, क्योंकि उसमें सिर्फ आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज या उनका रोल नहीं है, आपकी सियासी क़यादत का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वो उस पर क्या पोजीशंस लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि गालिबन कल या आज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की वो हो रही है, सलामती काउंसिल का कल इजलास हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल हो रहा है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो क्या पोजीशंस लेते हैं। तो पाकिस्तान को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, हमें सोचो विचार करने की ज़रूरत है कि हम ऐसे अफगानिस्तान के बाद हमारे अंदर की क्या सूरत हाल होगी। सर उसके लिए हमें सर हमें अमेरिका को क्या एक मरतबा फिर कह सकते हैं कि जी हम इतनी बड़ी तादाद में लोगों को नहीं ले सकते अपने मुल्क में? ये तो अमेरिका से पहले ही आपके ताल्लुकात सब, वो तो फिर और बिगड़ जाएंगे। आप उनको साफ कहेंगे जी हम नहीं ले सकते इतना बोझ, ये आप वहां ले जाएं। एक तो हमारे मोहित यूसुफ साहब ने बहुत ही वीक बयान दिया। आप बेग नहीं करते हैं कि आपने मुझे फोन कॉल की। हाँ। ये बहुत ही कमजोर बयान था, बहुत ही कमजोर बयान, और ये छपा उससे भी ज्यादा मजेदार अंदाज में। हाँ। अच्छा, आप बिल्कुल उनसे एक्सक्यूज कर सकते हैं कि हमारे पास जो इकोनॉमिक बर्डन है, हमारे इंटरनल, हमने अभी दहशतगर्दी पर काबू पाया है। हमें क्या पता कि जो हजारों लाखों की तादाद में लोग आएंगे उनमें कितने तालिबान, कितने दाइश के लोग होंगे, हमें नहीं पता। तो मेरा ख्याल है आप बहुत टेक्टफुली आप उस चीज़ को टैकल कर सकते हैं कि हम अब ये मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे लिए, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये खतरा हो सकता है। जी आमिर भाई, व्हाट्स योर टेक ऑन इट सर? देखिए मैं तो एक तो आपने थोड़ी देर पहले लफ्ज़ इस्तेमाल किया और सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपने। गो कि आप शायद डेफिनेशन उसकी वही समझ रहे हो जो सब समझते हैं। रेफ्यूजीज़ एक्चुअली पनाह गुज़ीन को कहते हैं, और जो मुहाजिर होता है वो माइग्रेंट होता है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रेफ्यूजी एंड माइग्रेंट। तो ये लोग रेफ्यूजीज़ हैं, पनाह गुज़ीन हैं, इनको वापस अपने मुल्क जाना चाहिए और जब भी हालात बेहतर हो ये वहाँ से चले जाएं। मुहाजिर अलग मुख्तलिफ चीज़ होती है। मुहाजिर हिजरत कर जाता है, मुल्क बनाता है और वहीं पर रहता है, उसका कोई दूसरा मुल्क नहीं होता। जी ठीक है, उसका कोई दूसरा मुल्क नहीं होता। तो जैसे कि जो हिजरत करके पाकिस्तान आए वो माइग्रेंट्स होते हैं। अब ये जो शहजाद भाई ने बात की, बड़ी ज़बरदस्त बात की। अब मैं उसको दूसरे रुख की तरफ ले जाता हूँ। वो ये कि हेलमंद या कंदहार, हो सकता है वो अभी फतह ना करना चाहते हो सकता है वो अभी छोटी मोटी कामयाबी, जो आप कह रहे थे अभी इमरान भाई कि वो नई कामयाबी हासिल कर रहे हैं, हो सकता है उनके जहन में ये हो कि हेलमंद और कंदहार तो हम बाद में कर ही लेंगे हासिल, वो तो हमारे हाथ में है ही, हम पहले ज़रा शुमाली इत्तेहाद के जो इलाके थे उन पर ज़रा कब्जा कर लें हम। तो ये उस वक्त इसमें लगे हुए ताकि वो अब्दुल्ला का जो एक और जो अहमद शाह मसूद का वहाँ पर सिनेरियो था और जो सिंड्रोम था उसको तोड़ दें, और तोड़कर वो बाद में हेलमंद और कंदहार की तरफ आए, क्योंकि कंदहार और हेलमंद तो तालिबान के लिए हलवा है, वो किसी वक्त भी हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए वो शुमाली इलाकों की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि खाना जंगी वहाँ बहुत ख़तरनाक है, और जिसको आप रिपोर्ट नहीं कर रहे, जिसका आपने जिक्र भी किया, जो रिपोर्ट नहीं हो पा रही है, वहाँ बड़ी शदीद किस्म की खाना जंगी है और ये कोई तवील अरसा नहीं चलेगी। मैं देख रहा हूँ कि अगले यानी जनवरी फरवरी तक पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का ही कब्जा होगा, जो मुझे दिखाई दे रहा है। ये तो अमेरिकन रिपोर्ट्स भी कह रही हैं, आपको दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट अमेरिकन रिपोर्ट्स ने भी यही कहा है कि जिस रफ्तार से वो जा रहे हैं वो बहुत जल्दी काबू कर लेंगे, क्योंकि एक वाहिद ताकत जो रह गई है अफगान आर्मी के पास, क्योंकि मैं शहजाद चौधरी साहब आपके पास लेके आ रहा हूँ, बड़ा टेक्निकल सवाल है। उन्होंने उनके 7 पायलट मार दिए हैं टारगेट, उनके पास 30 पायलट रह गए हैं, और जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स थे गैर मुल्की वो नेटो के साथ वापस जा रहे हैं, और वो कॉन्ट्रैक्टर्स ही वो लोग हैं जो एयरफोर्स को मुतहर्रिक रखते हैं। अफगानों की कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं है कि वो एक एयरफोर्स को पूरी मुकम्मल तरीके से फंक्शनल रख सकें। हर जो एयरक्राफ्ट है वो एक मेंटेनेंस मांगता है, और वो उसकी फैसिलिटीज वहां से हट रही हैं, टेक्निकल लोग जा रहे हैं। तो सर ये तो फिर ठीक बात है, 2-3 महीने के बाद तो वो हैंडी हो जाएंगे। इमरान देखें, ये एक तो पहले वो कुंदूज और शबरगान दो हैं, वो नॉर्थ के शहर हैं, वो अभी बाहर है, वो मुकम्मल तौर वो मुकम्मल तौर पर इनके काबू मुकम्मल काबू में नहीं आए। तो इन्होंने ये किया है कि इन्होंने जो इनके 7 जो 7 बिगर पॉइंट्स थे ना, जो कि बॉर्डर के ऊपर थे,
यानी जो एंट्री पॉइंट्स हैं जिनको पोर्ट ऑफ एंट्री कहा जाता है, उनके ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया, जैसे चमन में कर लिया, इस तरीके से बाकी जगहों पे। बहरहाल दैट असाइड, अच्छा अब आ जाते हैं उस चीज़ के ऊपर। देखिए मेरा असल में हाइपोथेसिस थोड़ा सा मुख्तलिफ है इस चीज़ के बारे में, और हाइपोथेसिस मैं उसके ऊपर उसको ज़्यादा नेसेसरली इस वक्त नहीं कहना चाह, उसके ऊपर कुछ ज़्यादा कहना चाह रहा। मेरी नज़र में देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, ये जो पिछले जुम्मे को या इतवार वाले दिन गालिबन इन्होंने प्लान बनाया था कि बड़े शहरों में 9 बजे अफगान जो है वो सिविल सोसाइटी के लोग निकल के तो 9 बजे एक मार्च करेंगे और वॉक करेंगे इन डिफायंस ऑफ द तालिबान। अच्छा, बड़े बड़े शहरों में और जगहों पे 8 बजे उनके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के घर पे हमला हो गया तालिबान का, जो कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हमने किया। उसके बावजूद 9 बजे जो बड़े बड़े शहर थे वहाँ पे लोग निकले और हॉर्न्स और अल्लाह अकबर के नारे और ये वो वगैरह। अच्छा, अब वो किसमें क्या जान है, कितनी कुव्वत है, कितनी उसके अंदर डेप्थ है, वो दूसरी बात है, लेकिन जो उनका मीडिया है वो ये पोर्ट्रे कर रहा है कि डिफायंस का पहला या एक बहुत सिग्निफिकेंट अमल उन्होंने देखा। दूसरा, अभी तक मिलिशियाज जो वॉरलॉर्ड के मिलिशियाज हैं, और ये याद रखें कि अभी दोस्तम वापस आया है इलाज के बाद तुर्की से, और तुर्की का जो मामला है वो कोई बहुत मिलता जुलता नहीं है तालिबान की सोच के साथ। एग्जैक्टली तुर्की वाले जो है सिक्योरिटी ले रहे हैं, वो टर्किक लोगों और तुर्कमन लोगों को मुख्तलिफ नजर से देख रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम तालिबान नहीं हो। अच्छा, ये है नॉर्दर्न एरिया ऑफ अफगानिस्तान। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये नॉर्थ के अंदर जो लोग इतने सारे जमा हो रहे हैं और या इस तरह की सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो तुर्की होगा, चाहे वो कोई और आएगा, कोई ताजिक के अपने बेस की तरफ से आ जाएगा। ताजिक, आपको ये पता है ना कि इंडिया का भी ताजिकिस्तान में एक बेस है फारखोर का, जहाँ से वो इस्तेमाल करते हैं कभी कभार मदद के लिए। तो कहने की बात ये हुई कि इस किस्म के लोग, इसराइल का नाम भी लिया जा रहा है, इस किस्म के लोग अगर कोई ना कोई मदद प्रोवाइड करते रहे अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को, किसी भी अफगान गवर्नमेंट को जो कि एंटी तालिबान है, तो ये ना हो कि ये बड़ी देर ये स्टेलमेट लंबा पड़ जाए। अगर तो बड़ी जल्दी कब्जा कर लें हर चीज पे 1996 की तरह, फिर तालिबान के मुकम्मल निर्गय में आ जाएगा, और वही दुनिया के लिए बेहतर। मैं नहीं कहता तालिबान के किसी के भी जाए, लेकिन मुकम्मल सेंट्रल अथॉरिटी के साइड पे एक अथॉरिटी बन जाए। मदर अब्बास साहब, किसी सर ये एयरफोर्स फंक्शनल नहीं रहती तो फिर कुछ भी नहीं है उनके पल्ले। ग्राउंड फोर्सेस तो मुकाबला कर नहीं रही तालिबान का, वो तो हर जगह हथियार फेंकते हैं। मुकाबला वो वहीं करते हैं जहां उनको एयरफोर्स मैसर आती है। और वारलॉर्ड्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा? देखिए इमरान, असल चीज ये कि फर्ज करें पूरे अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हो जाता है, अब दुनिया का रद्द-ए-अमल और दुनिया का ट्रीटमेंट विद अफगानिस्तान क्या होगा? पाकिस्तान का ट्रीटमेंट विद अफगानिस्तान क्या होगा? नहीं, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। तो वो जो सिचुएशन है वो, और उसके बाद विद इन अफगानिस्तान, जिस तरह आमिर भी बात कह रहे थे कि जो सिविल वॉर हो रही है, जो मैस, और जब टोटल कंट्रोल होगा तो फिर सिविल वॉर नहीं होगी, फिर मैसेकर होगा। फिर उन सारी कुव्वतों को वो कंप्लीटली क्रश करना चाहेंगे जो किसी भी तरीके से। अब ये जो सिचुएशन है, इस पे एक मर्तबा फिर दुनिया के लिए ये होगा कि इस तरह हम कैसे छोड़ सकते हैं। ये एक बहुत मुश्किल सूरत हाल से, और वो सबसे ज्यादा मुश्किल हमारे लिए है क्योंकि हमने वो सारी चीजें, उस थॉट प्रोसेस का हम हिस्सा भी रहे हैं, और उसके स्पिल ओवर आना है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की जो सोसाइटी है जिस तरीके से वो है, उसके अंदर ये सिचुएशन, और ये सारी सिचुएशंस जो है वो बड़े ट्रिकी मंथ्स में आ रही है। ये सिचुएशन जो है ये आपके लिए कोई बहुत अच्छी वो नहीं है। मेरा ख्याल है हमारे लिए, मुझे ये लगता है कि हमारे लिए सबसे मुश्किल सूरत हाल है, यानी अफगानिस्तान का जो एक आम अफगानी है जो सोच रहा होगा, उससे ज्यादा जो हमारे थिंक टैंक के लोग हैं, जो हमारी सिक्योरिटी के लोग हैं, उनके लिए ये है कि पोस्ट अफगानिस्तान या पोस्ट तालिबान सिनेरियो पाकिस्तान के लिए कितना अच्छा या कितना एग्जैक्टली बहुत अहम सवाल मदर अब्बास साहब ने छोड़ा। यहीं पे अपनी इस डिबेट को करते हैं। पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल फैसले हैं करने के, और बड़े हसास फैसले हैं। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त से भी इंशाल्लाह निकलेगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।